स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। देखिए, इस वीडियो में हम लोग मेनली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में समझेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, इसका नेमिंग कैसे रखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो देखेंगे जो डिफरेंट जिसमें फीचर्स है ना, उसको समझने का हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए, ये कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोग देखिए मार्केट में सुनते रहते हैं कि ये कंपनी आईपीओ ले आया, पेटीएम आईपीओ ले आया, ओयो आईपीओ लाने वाला है, चाहे और भी डिफरेंट कंपनियां हैं, ममार्थ लाने वाला है। तो इन चीजों को अगर हम इस वीडियो को देखेंगे ना, तो जो इन डेप्थ नॉलेज होता है ना, वो आपको मिलेगा। हर चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब अच्छा, ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्राइवेट लिमिटेड शेयर आईपीओ ला सकती है कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज होता है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, रिलायंस, प्रो, टीसीएस, बहुत सारे कंपनी का देखें एग्जांपल भी कि कौन सबसे फेमस कंपनी है। तो देखिए, हम लोग डिफरेंट एक्सपेक्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे पब्लिक कंपनी का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप समझिए। देखिए, अभी लगभग जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है ना, लगभग सारी पब्लिक ही हैं। तो इस बात को हम समझेंगे। हर चीज देखिए, पब्लिक कंपनी मतलब जो, अगर आप जनता से पैसा लाना चाहते हैं ना डायरेक्ट, तो मतलब पब्लिक कंपनी का ही यूज होता है। तो देखिए, हम लोग अच्छे से पब्लिक कंपनी को समझेंगे, और वीडियो थोड़ा टफ होता जाता है तो उस चीज को देखिए थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए, बार बार करके आगे पीछे करके देखिए, कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट से बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को आप समझें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पर आते हैं। देखिए, जो हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, पब्लिक कंपनी, ये कंपनी लिमिटेड वाइज शेयर है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि नेमिंग इसका पब्लिक कंपनी का कैसे रहता है। देखिए, मेनली जो पब्लिक कंपनी रहता है ना, उसका लास्ट में लिमिटेड रहेगा। एक बात, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे अब 3-4 को एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर अति समझ। देखिए, जैसे एक कंपनी नमो गंगा प्राइवेट लिमिटेड, देखिए इसके लास्ट में प्राइवेट और लिमिटेड है। प्राइवेट और लिमिटेड पहले ही प्राइवेट कंपनी के लिए रजिस्टर्ड था, तो देखिए लिमिटेड तो इसमें भी है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। सिर्फ लिमिटेड रहना चाहिए। और देखिए बहुत सारा कंपनी रहता है जिसमें डिफरेंट भी रहता है। जैसे ओपीसी कंपनी में ओपीसी रहता है, एलएलपी भी रहता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, पब्लिक कंपनी के देखिए उसके लास्ट में लिमिटेड ही रहेगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड था, ये एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें इंडस्ट्री रिलायंस जो उसका नाम है इंडस्ट्री लगा हुआ और लिमिटेड है। तो इसी तरह से जो कंपनी में लास्ट में लिमिटेड रहेगा ना, तो वो पब्लिक कंपनी रहता है। इस बात का हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, सिर्फ लिमिटेड रहेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और उसके साथ मतलब जो नेम रहता है वो अलग चीज है, नेम और इंडस्ट्री अलग चीज है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर में डील कर रहा है तो सॉफ्टवेयर लगा सकता है, लेकिन लास्ट में लिमिटेड सिर्फ रहना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ लिमिटेड रहना चाहिए, तब वो पब्लिक कंपनी होता है। देखिए, इसका नेमिंग रखने का कुछ सरकार ने मतलब जो एमसीए मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल बनाए रखा है। जैसे नाम यूनिक होना चाहिए, आपका कंपनी किसका नाम किसी कंपनी के साथ मैच नहीं होना चाहिए। कुछ सिनेरियो में हो सकता है, अगर आप एनओसी ले लीजिएगा उस कंपनी से, तब अगर वो परमिशन दे चुका है कि नहीं आप कंपनी का नाम रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं। ऐसे नाम एकदम यूनिक होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए, जो एमसीए का गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि उसमें एमसीए ने कुछ नेमिंग जो कन्वेंशन है ना, उस पर रूल बना रखा कि कैसे आप दूसरे कंपनी का नाम रख सकते हैं, और बहुत चीज है जो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग जो पब्लिक कंपनी रहता है ना, उसमें बोर्ड नहीं लगा सकते उसके नेम में, कहीं पर भी नहीं, कमीशन नहीं लगा सकते हैं, अथॉरिटी नहीं लगा सकते हैं, अंडरटेकिंग नहीं लगा सकते हैं, नेशनल नहीं लगा सकते हैं, यूनियन नहीं लगा सकते हैं, सेंट्रल फेडरल जो इसमें जो होता है ना, वो नहीं लगा सकते। देखिए, और भी चीजें होती हैं, सिर्फ यही नहीं होता है। मतलब ये तो एक मतलब है जिसका हम लोग यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी चीज होता है जो एमसीए गाइडलाइंस के अंदर आता है ना। इसका जो गाइडलाइंस है ना, अच्छा खासा लंबा है, ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा सा है, किस टाइप का नाम रखना चाहिए, किस टाइप का नाम रखना है, इसमें पूरा एकदम डिटेल्स दिया रहता है। तो गूगल करके आप देख लीजिएगा, समझे ना, कहा कि इसका गाइडलाइंस अच्छा लंबा है, उस पर ही एक वीडियो बन जाएगा। तो हम लोग ज्यादा उस मतलब डीपली मतलब डिस्कशन उस पर नहीं करेंगे। मतलब इसमें अच्छा खासा रूल है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जो मैंने बताया तो मतलब सिर्फ ये जो शब्द है वो यूज नहीं कर सकते हैं, ये तो मतलब अति बैन है। ये मतलब जो पब्लिक कंपनी
होती है उसमें आप यूज नहीं करते। देखिए आप बैंक भी नहीं लगा सकते हैं, अगर आपको आरबीआई परमिशन नहीं देता ना तो आप अपने कंपनी में बैंक भी नहीं लगा सकते हैं, या इंश्योरेंस नहीं लगा सकते हैं, और भी चीजें हैं जो जिसको आप नहीं लगा सकते जब तक कि आपको जो उसका रेगुलेटरी बॉडी है ना परमिशन नहीं देगा। तो इस बात का भी आप बढ़िया से अच्छे से समझिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब देखिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि मतलब कौन क्या क्या चीज इस्तेमाल नहीं होगा। इसका नेमिंग कन्वेंशन अच्छा खासा लंबा है, दूसरे का नाम का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत चीजें होती है, लगभग 20-25 को इसमें रूल है, तो मतलब अच्छा खासा उसमें है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मतलब उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, एक बार गूगल करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए ऐसे तो आप जो मतलब पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड कराने जाइएगा तो एक मतलब सीए रखिएगा, ऐसे नहीं कि मतलब रजिस्टर्ड ऐसे हो जाएगा, तो बहुत चीज वो भी बता देगा। तो उससे पहले आप डिस्कशन अच्छे से कर लीजिएगा क्या क्या चीज है, उसके बाद ही अति करिएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से कि मतलब नाम यूनिक होना चाहिए, और मतलब एमसीए का गाइडलाइंस अच्छा खासा लंबा, आप गूगल करके डायरेक्ट देख लीजिएगा कि क्या इसमें है। चलिए देखिए हम लोग सेकंड पॉइंट पर देखिए पब्लिक कंपनी में 2 टाइप का होता है, इस बात का आप अच्छे से समझें। जैसे एक होता है लिस्टेड कंपनी होता है जो एनएससी पर लिस्ट होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर जो रहता है वो कंपनी लिस्टेड रहता है। वो भी रहता है, बहुत सारा कंपनी है जो पब्लिक तो रहती है लेकिन वो अनलिस्टेड रहती है, स्टॉक एक्सचेंज पे मतलब लिस्टेड नहीं रहती है। देखिए लिस्टेड कंपनी वही रहता है जो पब्लिक से एक बार पैसा उठा चुका होता है, इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से रखें। देखिए कभी कभी कंपनियों को मतलब सेबी उसको मतलब अगर कुछ गलत करता है, अगर वो लिस्टेड रहता है तो उसको अनलिस्टेड भी कर देता है, इस बात को भी समझिएगा, बहुत टाइम ऐसा होता है। तो इस बात को समझें कि जो मेनली जो आईपीओ कंपनी एक बार ले आती है ना वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट मतलब रहती है। आप देखिएगा किसी का आईपीओ आता है तो कुछ दिन के बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, तो उसको आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी बोलिएगा। और देखिए अनलिस्टेड कंपनी रहता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं रहता है, उस पर आप शेयर खरीद सकते हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं, नॉर्मली ऐसे ही। तो इस चीज को अच्छे से समझे। तो पब्लिक कंपनी मेनली 2 तरह का होता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे। देखिए जो लिस्टेड कंपनी रहता है ना इसको रेगुलेशन में सेबी आ जाती है, और सेबी मतलब अच्छा खासा मतलब रेगुलेशन अच्छा मैनेज करवाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें अच्छा खासा रेगुलेशन होता है मतलब मैनेज करने के। अनलिस्टेड में उसके मुकाबले कम रहता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा ही पहले से ही रेगुलेशन रहता है, इस बात को आप अच्छे से समझे। देखिए हम लोग देखते हैं कुछ मतलब जो बड़ी बड़ी जो पब्लिक कंपनी है ना उस बात को उस चीज को समझेंगे। देखिए हम लोग पहले कंपनी को समझते हैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। देखिए जो जियो हम लोग जो सिम यूज करता है ना ये कंपनी वही है। देखिए ये मेनली अनलिस्टेड कंपनी, इसका भी आईपीओ नहीं आया है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि देखिए ये मतलब एक पब्लिक कंपनी है, इस बात को आप अच्छे से समझे, क्योंकि इसके लास्ट में इसका नाम आप गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिए, जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है ना वो एक पब्लिक कंपनी है लेकिन अनलिस्टेड है, इसका आप शेयर मार्केट में नहीं खरीद सकते हैं, इस चीज को अच्छे से समझिए। और देखिए आप मतलब आप गूगल करके एक बार देखिएगा इसका शेयर का प्राइस, ऐसे करिएगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड शेयर प्राइस, तो इसका कुछ आपको दिखेगा नहीं, कोई भी अति नहीं दिखेगा। तो इस बात को समझिए, जो मेनली जो कंपनी रजिस्टर्ड रहती है ना उसका आपको मतलब मार्केट शेयर प्राइस मिली, गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। देखिए अब जिसका आप देखते हैं कुछ लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे और वो पब्लिक कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी है और ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। और इसको आप मतलब आप इसका मतलब देखिएगा, अगर गूगल पे सर्च करके देखिएगा ना तो आपको इसका प्राइस का पता चल जाएगा कि इसका शेयर का भी एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन पता चल जाता है। देखिए ये जो लिस्टेड रहता है ना वो कंपनी का वैल्यूएशन तुरंत पता चल जाता है, डेली पता को चल जाएगा, क्योंकि उसका डेली जो शेयर का रेट रहता है ऊपर नीचे होता है। लेकिन देखिए अब जो अनलिस्टेड कंपनी रहता है उसमें जब कभी कोई इन्वेस्टर आएगा या कुछ आएगा तब पता चलता है कि इसका भी वैल्यूएशन क्या चल रहा। देखिए हम लोग देखते हैं और एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इस चीज को आप समझिएगा। तो ये भी एक पब्लिक कंपनी है और मतलब ये तो मतलब इंडिया की टॉप कंपनी में आती है टीसीएस, इसी को बोलते हैं टीसीएस है जो टाटा की मतलब जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी में इसका नाम आता है। देखिए और हम लोग देखते हैं जैसे इन्फोसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है और ये मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे इसका डेली मतलब होता है
मतलब आप शेयर देख सकते हैं चेक करके, तो इसका वैल्यू ऊपर नीचे डेली होता रहता है। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। देखिए आप गूगल करके देख सकते हैं, एक इस बात का ध्यान रखिए कि मतलब गूगल करके देखिए कौन लिस्टेड आता है। देखिए मेनली दो कंपनी है, आप गूगल करके देख लीजिए कि लिस्टेड कौन है, लिस्टेड कर अब दो चार अपना भी सर्च करके देखिए कि मतलब कौन सा कंपनी मतलब लिस्टेड है, कौन सा अनलिस्टेड है। इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, मेंबर। देखिए मेंबर एक तरह का जो कंपनी में जो शेयर खरीदे रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, और उसका जो कंपनी का बुक में उसका नाम रजिस्टर्ड रहता है। तो देखिए मेंबर मेनली एक तरह का ऑनर होता है, लेकिन इसमें एक चीज रहता है कि आप अगर शेयर ट्रांसफर कर दिए तो मेंबर चेंज होते रहता है। तो इस चीज को आप समझिए, इसीलिए इसको मेंबर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे आपने आज रिलायंस का एक शेयर खरीदा और मतलब उसको कल बेच दिया, तो आप मतलब आपके पास कुछ टाइम के लिए शेयर था और मतलब आप उसके बाद कुछ बेच दिए, तो अब इसका मेंबर चेंज हो रहा है ना कुछ टाइम के में ही, एक ही 2 दिन में 4 दिन में ऐसे ही मेंबर चेंज होता है। तो मेंबर मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। देखिए इसको ऑनर भी बोला जा सकता था, लेकिन देखिए ऑनर में होता है कि मतलब एक तरह से मतलब उसी का कंपनी होता है, लेकिन इसमें देखिए आप शेयर बेच दीजिए, आपका मतलब उससे छुटकारा मिल गया, मतलब उसका ऑनर कोई और हो गया, तो इसीलिए उसको ऑनर ना बोल के ना मेंबर बोला जाता है। मेनली इस बात को आप अच्छे से समझे, मेंबर और ऑनर में यही थोड़ा सा अंतर है। आप ऑनर भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब अच्छा रहेगा कि आप प्रोफेशनल ढंग से बोलिए कि मतलब उसका एग्जैक्ट जो कंपनी एक्ट में जो नाम दिया गया है ना, उसको बोलिए कि वो एक मेंबर है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए मेनली अगर आप जब पब्लिक कंपनी रजिस्टर कराने जाएगा ना, तो मिनिमम मेंबर 7 चाहिए। इस चीज को भी आप समझिएगा, और मैक्सिमम मेंबर इसमें इन्फिनिटी हो सकता है। देखिए देखते आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे रिलायंस है, उसमें कितना मेंबर है किसी को पता है? मतलब आज मेंबर 10 है, कल 20 होगा, सॉरी ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मतलब आज 1 लाख है, 2 लाख है, मतलब एक आदमी के पास 10% शेयर है, उसने मतलब हर शेयर को मतलब मार्केट में शेयर बेच दिया, तो उसका मेंबर घटते बढ़ते रहता है। ये नहीं कि फिक्स है, ये नहीं कि 1 लाख है तो 1 ही लाख है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। ये एक वैरी भी करते रहेगा, जिसके पास जितना शेयर है, मतलब जैसे मान के चले 10% शेयर है रिलायंस का, तो 10 ही मेंबर हो, लाख मेंबर भी हो सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग डायरेक्टर के बारे में समझते हैं। देखिए डायरेक्टर का काम मेनली होता है ना, कंपनी का जो डेली का ऑपरेशंस है ना, उसको चलाना। जैसे कंपनी में सारा जो हो रहा है, जो ऑपरेशंस हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, सेल्स हो रहा है, वो सारा काम उसका देखना है। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। तो डायरेक्टर का काम होता है डे टू डे ऑपरेशंस करना, मतलब जो उसका फंक्शनिंग है ना, वो डेली काम होता है वो देखना। देखिए एक कंपनी में जैसे मेंबर 1 लाख हो सकता है, तो क्या सारा मेंबर आकर कंपनी चलाएगा? नहीं, उसमें से ये होगा कि उसी में से या अलग से भी, मतलब कुछ जो स्पेशल लोग होंगे, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनको डायरेक्टर बनाया जाएगा। हो सकता है कि इन्हीं मेंबर से भी हो सकता है और बाहर से भी आ सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें कि मेंबर डायरेक्टर मेंबर से भी हो सकता है और मतलब पढ़े लिखे भी लोग हो सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इस बात का आप ध्यान अच्छे से रखिएगा कि मतलब डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। तो देखिए कंपनी में अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसमें मेनली मिनिमम 3 डायरेक्टर होगा। इस बात को आप समझिएगा। मैक्सिमम 15 हो सकता है। देखिए कुछ सिनेरियो में अगर एजीएम होता है, उसमें अगर मतलब कंपनी का अगर काम ज्यादा बढ़ गया तो आप डायरेक्टर बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। एजीएम में तो आप डायरेक्टर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट में है जो 15 उसमें लिखा हुआ था, हम लोग 15 ही मान के चलेंगे। वो तो वैरी कर सकता है, 16, 17 या 18 हो सकता है। तो मतलब लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कंपनी में अगर कंपनी में और की जरूरत है तो डायरेक्टर बढ़ा सकते हैं। तो एक नॉर्मल चीज है। देखिए और जैसे हम लोग जानते थे कि डायरेक्टर का क्या काम होता है, डे टू डे ऑपरेशंस करना। इस चीज को हम तो पहले ही समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे पब्लिक कंपनी में ना मेनली डायरेक्टर 2 टाइप का, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। जो डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं उनको मतलब शेयर होल्डर के लिए लाया जाता है कि इसमें कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ है तो इनका डेली डे टू डे ऑपरेशंस में काम नहीं रहता। इस बात को आप समझिएगा। इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। इसको मतलब अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होता क्या। देखिए इसमें होता है ना कि आपके कंपनी को कितना 1 करोड़ का भी नुकसान हो गया, लेकिन आपका जितना तक लायबिलिटी है ना आपको उतना तक ही देना है। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, कंपनी को मान के चलिए 1 करोड़ का नुकसान है, आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का, और उसमें आपने अभी 80,000 का पेमेंट किया है, तो आपका लायबिलिटी अब 20,000 तक का ही है, और कंपनी को कितना भी नुकसान हुआ वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। अब जिसका जितना लायबिलिटी होता है उतना ही देने का रहता है सिर्फ पैसा। इस चीज को समझिए कि जैसे कंपनी से किसी ने 1 लाख का शेयर खरीदा
उसने 80,000 का पेमेंट किया है और 20,000 का पेमेंट अभी कंपनी को देना है, बाकी ही था, तो सिर्फ उसकी लायबिलिटी 20,000 तक है। कंपनी को कितना नुकसान हुआ उससे मतलब नहीं है, सीधा सा इसको समझा जाए। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे होते हैं, अकाउंटिंग। देखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का एक इस बात का आप ध्यान रखिए कि अकाउंटिंग प्रोसेस टफ होता है इसमें तो, और मतलब पब्लिक कंपनी में और भी ज्यादा टफ रहता है। हर एक चीज को पहले जैसे अगर लिस्टेड कंपनी तो आपको पहले सेबी को बताना है, सेबी पब्लिक डोमेन में वो चीज बताएगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब इसका जो रेगुलेशन पब्लिक कंपनी का, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का रहता है ना, बहुत ज्यादा रहता है, उसमें सेबी आता है। और सेबी मतलब देखिए उस सेबी का काम है जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको बचाने के लिए, तो उसके लिए वो मतलब टफ मतलब रूल रहता है इसमें। देखिए आपको तो नॉर्मली बैलेंस शीट जमा करना ही बनाना ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल एंट्री, और भी टाइप का अकाउंट से रहता है उसको भी बनाना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गया। देखिए इस सारा को ऑडिट करा के, जैसे आपको इसमें एक चीज याद रखिए कि मतलब जो इसमें ऑडिट फर्म रहता है ना, थोड़ा सा जैसे रिलायंस में जो जिसको G4 बोलते हैं, डिलॉयट बोलते हैं, KPMG बोलते हैं, तो ये जो बड़ा बड़ा फर्म रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, इससे क्या होता है ना कि अगर ऑडिट कंपनी अच्छे रहते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बनता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए ऑडिटर मतलब पहले तो आपका पूरा अकाउंट चेक करेगा अगर आपने किसी को हायर किया है तो, और फिर मतलब वो आपको रिपोर्ट देगा कि ट्रू एंड फेयर आपका अकाउंट है, तभी मतलब उसके बाद आप उसको मतलब MC मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास सबमिट कीजिएगा। तो इस चीज का ध्यान रखा। इसका जो देखिए प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का अकाउंटिंग ये सारा रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस चीज को आप अच्छे से समझे कि ये दोनों में टफ रहता है। लेकिन देखिए इसमें एक आदमी और आ जाता है, जैसे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहता है ना, जैसे पब्लिक कंपनी रहते हैं ना तो सेबी हमेशा रहता है उसमें। इस बात का आप ध्यान रखिए, जो पब्लिक कंपनी है ना तो सेबी मतलब उसमें बहुत सारा रेगुलेशन हमेशा बनाते रहता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। देखिए अब हम लोग समझते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कंपनी मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जैसे कोई ऑनर को कुछ हो गया, चाहे किसी को कुछ हो गया ना, तो उससे उस कंपनी का मतलब बंद नहीं होता, वो कंपनी हमेशा चलता ही रहेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। जैसे एक ऑनर था जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग था कंपनी का और वो मर गया, तो अब क्या होगा? देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता था, कंपनी बंद हो जाता था, या मतलब अगर पार्टनरशिप में था कि मतलब अगर उसमें कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो उस हिसाब से होता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप तो सीधी सी बात है बंद हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जैसे मान के चलिए कि मान के चलिए 1 लाख मान के चलिए पब्लिक कंपनी, उसमें 1 लाख मतलब लगभग शेयर होल्डर है। क्या किसी शेयर होल्डर के मरने से कुछ होता है? शेयर सिर्फ उसके बच्चे के ट्रांसफर नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, कंपनी चलते रहता है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बंद हो जाती थी, फिर से उसको नया रजिस्ट्रेशन करा के चालू करना पड़ता। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि अब सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, इससे मतलब 2-3 वो फायदा देखते हैं। जैसे आप देखिए आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है। और देखिए जैसे आप मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि मतलब जैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता ना, तो एक तो ये नॉर्मल फायदा था कि मतलब कंपनी हमेशा चलते रहेगा, और मतलब ऑनर से अलग हो जाता है, ये तो अलग अथी था, समस्या थी, मतलब फायदा था। अब सेपरेट लीगल एंटिटी होने से आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये अलग फायदा हुआ। आप किसी के प्रति लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिए। आपका अपना पैन कार्ड होता है वो अलग हो जाएगा, जो कंपनी रहता है उसका। तो इस चीज इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होने से बहुत फायदा होता है। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी का होता है ना कि ऑनर्स और कंपनी अलग रहता है, इस चीज को आप समझिए। जैसे पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, पार्टनरशिप में क्या था, उसमें बिजनेस था, वो पार्टनर ऑनर के साथ ज्वाइंट था। लेकिन प्राइवेट, पब्लिक और LLP, ये तीनों में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी होने से बहुत सारा फायदा आता है कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, किसी के प्रति लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो इन चीजों का फायदा होता है। चलिए हम लोग अब देखिए कैपिटल समझते हैं कि इस क्या कैपिटल कहां से आता है। देखिए पहला तो जो प्रमोटर रहता है वो अपना पैसा डालते हैं। जब कंपनी जब रजिस्टर्ड होते रहती है तो जो मुआ में रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि कौन कौन पहले स्टार्टिंग में कैपिटल देता है। तो देखिए जो प्रमोटर, इसको देखिए प्रमोटर भी बोल सकते हैं, या जो ऐसा सिंपल शब्द में सब समझ सकते हैं जो शुरू में कंपनी को रजिस्टर्ड करा रहे होते हैं, वो लोग जो पैसा डालते हैं। देखिए इसमें जो बैंक लोन रहता है वो सिंपली दे सकता है। देखिए बैंक लोन, देखिए बैंक लोन किस लिए देता है, जैसे जो आप बैलेंस शीट, कैश फ्लो और जो
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जो सारा बुक बना रहे हैं उसको फिर ऑडिटर से सिग्नेचर करा रहे हैं और फिर रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। तो देखिए इससे ट्रस्ट बनता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर कुछ कंपनी में गलत होता है तो गवर्नमेंट कुछ इसके लिए इंक्वायरी बैठाएगी या कुछ और करेगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस वजह से बैंक को भी पता रहता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मतलब सरकार तो इसमें इंटरफेरेंस करेंगे ही करेंगे, तो बैंक को भी थोड़ा ट्रस्ट लगता है। और जो ऑडिटर साइन कर रहा था जैसे जैसे G4 KPMG या डेलोइट ये लोग साइन करता है, इससे भी ट्रस्ट बनता है ना कि जो बड़ी बड़ी फर्म है कि मतलब ये लोग चेक अकाउंट करके बता रहे, तो ये तो सीधी सी बात है कि कंपनी को ये पता चलेगा कि फ्रॉड, बैंक को पता चलेगा कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा। सिर्फ होगा बिजनेस में नुकसान होगा तो पैसा मतलब थोड़ा अति हो जाएगा, और एसेट्स तो कंपनी के पास होता ही है। फ्रॉड अगर होता है तो पैसा डूबने का ज्यादा चांस रहता है, तो बैंक भी इस पर ट्रस्ट दिखाता है। इस वजह से देखिए एंजल इन्वेस्टर भी देखिए इन्वेस्ट करने में इसमें इंटरेस्ट रखता है। देखिए एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देगा, उसको कल निकलने का रहेगा, जैसे तो सिंपली निकल सकता है ना किसी को बेच के। जैसे प्राइवेट कंपनी में भी अगर एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था है तो मतलब कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होते हैं जो रजिस्टर्ड होता है उसमें वो तुरंत जब चाहेगा उससे निकल सकता है। लेकिन जैसे प्राइवेट कंपनी में तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस है कि मतलब कुछ नियम कानून है, तो वो मतलब इसमें देखिए उसमें इन्वेस्टर तुरंत एंजल इन्वेस्टर पैसा और भी इन्वेस्ट कर देगा, निकल नहीं सकता, तो उसके लिए भी कंफर्ट रहता है। प्राइवेट कंपनी में थोड़ा कम ये चीज कंफर्ट है, जिसमें तुरंत निकल नहीं सकता इन्वेस्टमेंट के बाद, लेकिन इसमें उसमें सिंपल होता है, पहले आपको कोई मतलब खोजना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको लोग सिंपली मिल जाए। देखिए पैसा जुटाने का एक और तरीका है, बहुत सारा जो कंपनियां हैं वो अपना IPO लाती है, और बाद में अगर फिर IPO लाने के बाद और भी पैसा घटता तो FPO लाती है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें थोड़ा सा पैसा का मतलब देखिए ये मतलब ये बहुत अच्छा कंपनी है, पैसा के मतलब अगर आप चाहते हैं जनता से, आप पब्लिक से पैसा इसमें ले सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो इसमें पैसा का थोड़ा सा समस्या सोल्व हो जाता है, इसमें आप जितना चाहिएगा पैसा उठा सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ आपको जैसे जैसे FPO IPO लाइएगा तो आपको सेबी से पहले पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ले आइएगा, तो थोड़ा सा रेगुलेशन है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए डिसीजन मेकिंग इसका समझते हैं। देखिए मेनली जो मतलब डिसीजन का जो मीटिंग रहता है ना, मेनली दो तरह का होता है। देखिए एक डायरेक्टर मीटिंग रहता है जो 90 दिन या मतलब जब आपकी मतलब डायरेक्टर की कुछ काम रहता है उस हिसाब से अपना कर लेता है, जैसे सरकार नियम बनाए हुए 90 दिन के आसपास रहता है, तो आपको 90 दिन में तो मीटिंग करना ही है। और देखिए इसका डिसीजन मेकिंग में देखिए आप यही 2 मीटिंग में कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा जैसे आपको कुछ काम है वहां आपको डायरेक्टर मीटिंग जिसको बोर्ड मीटिंग रहते हैं वहां पर पास करना पड़ेगा, और बहुत सारा जैसे बड़ा बड़ा एक्विजिशन करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो आपको शेयर होल्डर मीटिंग में आपको पूछना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज डायरेक्टर मीटिंग में भी हो जाता है और बहुत सारा चीज शेयर होल्डिंग में आपको देखिए बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि अभी कुछ आपको मतलब छोटा मोटा एम्प्लॉय हायर करना है या कुछ और करना है, GST के लिए आपको कुछ नियम बनाना है, प्रोसेस बनाना है, तो आप बोर्ड मीटिंग में पास कर लीजिए। जैसे इसमें कुछ रहता है, इसमें हो गया अब जैसे आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई मर्जर करना है, कोई प्रॉपर्टी बेचना है, कोई एक्विजिशन करना है किसी कंपनी का, तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग में पूछना पड़ता है। देखिए अब एनुअल जनरल मीटिंग और कभी कभी देखिए एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक होता है, लेकिन बहुत जल्दी कभी कभी फैसला लेना रहता ना तो EGM भी बुलाया जाता है, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए क्लास मीटिंग भी एक टाइप का मीटिंग होता है, इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए मतलब इस बात को आप लोग समझिए कि आपका डिसीजन मेकिंग ना बाकी कंपनी के मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा टफ रहता है। देखिए डिसीजन तो आप ले लिए, इसमें भी आपको पहले सेबी को बताना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसमें क्या है ना सेबी एक अलग आता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा टफ हो जाता है। हर चीज आपको कुछ भी आप करते हैं तो आपको सेबी को पहले बताना पड़ेगा अगर आप लिस्टेड हैं तो, इस चीज को आप ध्यान रखें। आप 2 तरह के मीटिंग करिएगा, डिसीजन इसी में लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप अपने मन से ले लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर मतलब आप पे इंक्वायरी बैठ सकता है, सेबी भी इंक्वायरी बैठा सकता है या कंपनी का। आगे देखिए इसमें बात ये है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर है, कंपनी में फ्रॉड होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, लोग पैसा मतलब इसमें मतलब उठाएंगे जो मन जो करेंगे, इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होगा। देखिए जैसे IPO आपको पैसा उठाना, इसमें सिंपलिसिटी हुआ तो कोई तो मैनेज आपको करने वाला रहेगा ना, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें सेबी और मतलब इसमें अच्छा खासा रूल मतलब हमेशा चेंज करते रहते हैं और बनाते रहते हैं, आपको मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रेगुलेशन देते रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसका मतलब जो डिसीजन मेकिंग होता है ना कंपनी में सबसे ज्यादा टफ इसी का होता है, इससे ज्यादा किसी का टफ नहीं होता है। सबसे सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप में था, पार्टनरशिप में थोड़ा सा टफ हुआ, प्राइवेट कंपनी तो उसमें थोड़ा टफ हुआ, इसमें बहुत ज्यादा टफ हो गया
इसमें और प्राइवेट में ठीक ठाक टफ रहता है, तो इस चीज को आप समझिएगा। देखिए परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है ना कि अगर ऑनर को कुछ हुआ तो कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी का जो शेयर होल्डर है या जो भी है उसको मतलब वो अपने जिसके नाम पर लिखा रहेगा, जैसे किसी के पास 10% शेयर होल्डिंग था तो कंपनी बंद नहीं होगा। जो 10% जो मरा आदमी उसका शेयर होल्डिंग जो अपने जिसके नाम पे बोले रहेगा, या तो अपने बेटा के नाम पे या अपनी बेटी के नाम पे या किसी के और के नाम पे रखा रहेगा, वो उस पर ट्रांसफर कर सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी कभी बंद नहीं होता। रेयरली कंडीशन में अगर 10 ऑनर है, 10 को भी कुछ हो गया चाहे कुछ हो गया, उस हिसाब में कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा सिनेरियो होता बहुत कम है। इस चीज को आप समझिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कंपनी मतलब इसका मतलब किसी ऑनर के साथ कोई, देखिए पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी हुआ और जिसके वजह से तो मतलब ऑनर से अलग हो गया कंपनी। अब देखिए परपेचुअल सक्सेशन हुआ, कंपनी मतलब अगर किसी ऑनर के साथ अटैच नहीं रहता, एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहता, तो शेयर आप ट्रांसफर कीजिए, कंपनी चलते रहेगा, तो इसमें कोई उतना समस्या रहता नहीं। यही है। अब चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, डिविडेंड एंड रेम्युनरेशन। देखिए जब भी कोई ऑनर पैसा लगाएगा, जैसे मैंने कंपनी का शेयर 10% खरीदा, तो किस लिए खरीदा कंपनी का शेयर कि मतलब अगर हम 10% खरीदते हैं, अगर उसमें कुछ पैसा लगाया तो हमको उससे कुछ प्रॉफिट हो, सीधी सी बात है ना। कंपनी में तो हम लोग पैसा ऐसे ही लगा नहीं रहे हैं, हम लोग को तो कुछ पर्पस है ना, कि मतलब सीधा सा बात है प्रॉफिट कमाना। तो देखिए अब जैसे हम कंपनी में 10% अपना शेयर खरीद लिए, अब कंपनी उस पैसे को कंपनी ने लिया, उस पैसे का कंपनी इस्तेमाल किया, उससे जो फायदा अगर कंपनी को मान के चलिए जो 1 लाख रुपए का हुआ, तो अब चाहता है कि हम ऑनर को 10% उसका डिविडेंड दे दे, 10 रुपए डिविडेंड में बांट दे, तो वो कंपनी 10,000 रुपए डिविडेंड में बांट दे। देखिए जैसे ये तो मैंने एक छोटा रकम लिया ना, कंपनी में तो एक 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रहता है, और उतना इन्वेस्टमेंट होता है, उसका प्रॉफिट होता है 100 करोड़ होता है, इस टाइप का होता है। तो वो जब ऑनर में या मेंबर में जो पैसा बैठता है तो वो अच्छा बड़ा रकम हो जाता है। देखिए पहले क्या होता था, सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से ना कंपनी ऑनर से अलग है, तो जो कंपनी डिविडेंड देती है ऑनर को, वो उसके पास प्रॉफिट के फॉर्म में आता है। इस बात का आप ध्यान रखें। वही जो मेन हुआ ना, वो जो ऑनर पैसा डाला उसका वो इनकम हुआ। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। और देखिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पर रेम्युनरेशन, देखिए ये मेनली डायरेक्टर को मिलता है। जो कंपनी जैसे कोई हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो कंपनी में काम कर रहा होता है, तो वो लोग का रेम्युनरेशन मिलता है, जिसको आप सैलरी भी सिंपल शब्द में कह सकते हैं। देखिए इसमें 2-3 होता है, जैसे पहले से ही बताया रहा था कि अगर आप कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाइएगा तो आपको मतलब उसका 1%, आधा % या 2% आपको मतलब पैसा मिलेगा। तो देखिए अगर 10 डायरेक्टर में है कि अगर मतलब पहले से ही बताया हुआ है कि मतलब आप 10 में बढ़ जाएगा, तो 100 करोड़ का मान के चले 2 या 3% तक 3 करोड़ रुपया वो 7-8 डायरेक्टर में बढ़ जाएगा, तो वो एक तरह का हुआ। सैलरी जो डायरेक्टर के मिलता है वो अलग मिलता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि मतलब रेम्युनरेशन किस फॉर्म में मिलता है। ये डायरेक्टर को मिलता है मेनली, इस बात का आप ध्यान रखिए, या कभी कभी कुछ इंप्लॉय जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको भी मिल सकता है। और डिविडेंड शेयर होल्डर के मिलता है जो कंपनी का ओनर रहते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए इस कंपनी को बनाने में आपको 1-2 महीना का टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। पहले तो आपका नेम सोचिएगा, फिर मुआ बनाइएगा, हुआ बनाएगा, तो थोड़ा टाइम, देखिए इसमें थोड़ा टाइम लेना भी चाहिए। इसको अच्छे से आप समझिए, क्या कि इसका देखिए मैनेजमेंट इतना अगर थोड़ा टफ रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना रेगुलेशन नहीं रहता, लेकिन सेबी मतलब इसमें बहुत ज्यादा, मतलब इसमें सेबी बहुत सारा रूल रेगुलेशन पहले से बनाया रहता है। एक बात को और समझिए, देखिए पहले बहुत सारा कंपनी रहता है ना जो मेनली पहले प्राइवेट में रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद पब्लिक में जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली कंपनी रहता ना कि डायरेक्ट पब्लिक में ही रजिस्टर्ड होता है। क्या कि देखिए शुरू में प्रॉफिट उतना ज्यादा होता नहीं, रेगुलेशन अलग रहता है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है शुरू का मैनेजमेंट। तो ज्यादातर ऐसा होता है ना कि कंपनी जो प्राइवेट रहती है ना वो वहीं आगे चल के पब्लिक बनती है। बहुत सारा आप ऐसे देखिएगा, पेटीएम से देखिएगा, जोमेटो देखिएगा, ममार्थ देखिए, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। जैसे आप तो शायद जो ओयो है, ओयो भी पब्लिक कंपनी है, ओला भी हो चुका है। तो पहले वो प्राइवेट था, अभी वो लोग अनलिस्टेड है बहुत सारा इसमें। जैसे पेटीएम तो लिस्टेड हो गया है, लेकिन अभी जो ओयो है वो अनलिस्टेड है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि इसमें डायरेक्ट देखिए बहुत सारा कंपनी डायरेक्ट मतलब पब्लिक रजिस्टर्ड कराती नहीं है।
तो बहुत सारा पहले प्राइवेट जाती है, रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर उसके बाद वक्त के साथ पब्लिक जाती है। तो इस चीज को समझिए, इसका फॉर्मेशन भी ठीक ठाक टाइम आपको मतलब प्रोसेस लगेगा। आप डायरेक्ट भी अगर पब्लिक कंपनी रजिस्टर करा दीजिए तो महीना 1.5 महीना का टाइम लगता है। देखिए इसका क्लोजर बहुत ज्यादा टफ होता है, इसका मतलब पूरा प्रोसेस होगा। जैसे आपको कंपनी बंद करना तो आपको मतलब हो सकता है साल भर भी आपको इसमें लगभग टाइम लग जाए। इस चीज को आप समझिए, पहले आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है वो हायर करेगा कोर्ट, फिर उस कंपनी का वैल्यूएशन लगेगा, किसका कितना जो लोन आप लिए हुए हैं या कुछ बोरोइंग्स किए हुए हैं वो पहले सब आपको मतलब प्रॉपर्टी बेच के सबको मिल जाएगा, और जो होगा वो सबको चुका देगा। उसके बाद लास्ट में इसमें शेयर होल्डर का मिलता है पैसा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, पहले जितना भी जो लोन है वो सब चीज चला जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो कंपनी का जो इंसॉल्वेंट होगा ना तो आपको मिलेगा। तो इसके प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लगता है, 1-2 दिन नहीं, हो सकता है साल भर या 1.5 साल भी लग जाए। तो अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है, तो इसका क्लोजर थोड़ा टफ है। तो इस चीज को आप समझिए। देखिए जैसे इसमें और हम लोग प्राइवेट कंपनी में देखे थे ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए हम लोग अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के समझते हैं कि इसमें रहता क्या क्या चीज है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए मेनली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहता ना, किस किस इसके बारे में लिखा रहता है, इस जो डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे कॉल ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, और फीचर ऑफ शेयर, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, बाइंग, अगर शेयर फिर कंपनी वापस खरीदना का चाहते हैं तो उसके बारे में नियम रहेगा, जनरल मीटिंग होगा उसके बारे में नियम रहेगा, वोटिंग राइट रहता है उसके बारे में नियम रहेगा, प्रॉक्सी के बारे में रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसे हायर होगा उसके बारे में रहेगा, डिविडेंड रिजर्व के बारे में रहेगा, अकाउंट्स कैसे होगा, कंपनी अगर बंद हो रहा है, बाइंडिंग अप हो रहा है तो उसके बारे में रेगुलेशन रहेगा। तो इन चीजों से रिलेटेड ना इस चीज में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पूरा लिखा रहता है कि मतलब, और भी लगभग इसमें 95 के आसपास रेगुलेशन रहता है। इस चीज को आप समझिए, 95 पॉइंट पे उस पर रेगुलेशन बना रहता है। जो कंपनी का मेन जो रहता है इसी के हिसाब से कंपनी चलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी रूल से बाहर हो जाएगा, तो इस चीज को आप समझे। देखिए जैसे अब देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है। जैसे इसमें नेम क्लॉज रहेगा कि कंपनी का नाम क्या है, इसका ऑफिस के बारे में रहता है कि मतलब सिचुएशन क्लॉज क्या इसका है, ऑब्जेक्ट रहता है कंपनी किस चीज में आप डील करेगा, लायबिलिटी के बारे में रहेगा किसका कितना लायबिलिटी है, कैपिटल के बारे में रहेगा कि कौन कितना कैपिटल डालेगा। तो यही सब चीज से मतलब इन्हीं सभी चीजों से रिलेटेड इसमें रेगुलेशन बना रहता है। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस चीज को आप ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है ना कंपनी, देखिए कंपनी एक्ट के बाद जो मेन जो 2 डॉक्यूमेंट है ना जो सबसे ज्यादा इस कंपनी का मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रखता है, तो यही 2 मतलब है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा आप ट्राई करिए 1-2 बार देखने का, जिससे मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कि देखिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, और कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में और भी हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप कहाँ पढ़ सकते हैं, देखिए आपको तो कंपनी एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। क्या कि देखिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का सारा चीज लगभग इसमें रहता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में सेबी का ICDR, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और सेबी का LODR, और बहुत सारा रेगुलेशन होता है। मैंने मात्र 2 दिया है, और भी जो रेगुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है और बढ़ते घटते रहता है। तो पब्लिक कंपनी को मैनेज करने के लिए ना ये सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप, ये संभव नहीं है कि आप एज ए बिजनेस ओनर आपके पास और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि मतलब कहाँ पर रेगुलेशन मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना कि नहीं हमको तो पब्लिक कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ना है, तो आप ये 2 जो टॉपिक है ना, ये जो है ना, इसमें कंपनी एक्ट पढ़ लीजिए। देखिए कंपनी एक्ट में तो आपको 470 सेक्शन के आसपास मिल जाएगा, तो वही इतना ज्यादा होगा कि मत कहिए। सेबी रहेगा वो अलग रहेगा, LODR ICDR, तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो इस चीज को मतलब, लेकिन आपको यहाँ इसका बारे में और डिटेल्स मिल जाएगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए मेनली जो पब्लिक कंपनी होता है ना, कभी मतलब शुरू में कोई प्रेफरेंस नहीं देता है इसको रजिस्टर करवाने, इस बात को आप अच्छे से समझिए।
पब्लिक कंपनी पहले प्राइवेट में ही रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद पब्लिक बाद में कन्वर्ट होता है। इस बात को आप जैसे बड़ा बड़ा जो ग्रुप है ना वही डायरेक्ट पब्लिक कंपनी रजिस्टर कराते हैं, जैसे टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, इस टाइप का ही। जैसे जियो था तो अभी एक मतलब रिलायंस जियो इन्फोकॉम था लिमिटेड था, तो डायरेक्ट अथी था। तो बड़ी बड़ी कंपनियां रहते हैं वही पब्लिक में, कहा कि इसका मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाता है। देखिए लोग रजिस्टर कराते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट ना बहुत ज्यादा टफ रहता है, रेगुलेशन बहुत ज्यादा रहता है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो कंपनी को मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए तो इसलिए देखिए इस कंपनी का डायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज नहीं, सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनी का यूज होता है। जो मतलब देखिए जो बड़ा बड़ा आदमी है उसके पास रिसोर्सेस है तो उसको प्राइवेट पब्लिक कंपनी को डायरेक्ट रजिस्टर करा तो उसके पास सी होगा। देखिए नॉर्मली हम लोग इस चैनल पे मतलब जो छोटे ओनर रहते हैं ना उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम लोग पब्लिक का डिस्कशन करने का मेन एक ही कारण था कि मतलब हम लोग मतलब इस कंपनी के बारे में जान लें, ऐसा इस कंपनी का बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें। जब भी होगा जो बहुत मतलब उनके पास कम पैसा उस मैक्सिमम सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराएंगे, और बहुत हुआ तो प्राइवेट कराएंगे, जो प्राइवेट कंपनी है उसको कराएंगे। कुछ पार्टनरशिप में जा सकते हैं और एलएलपी में जाते हैं। जो पब्लिक कंपनी है ना वो मतलब शुरू में जिनके पास पैसा कम रहता है या नॉर्मल भी रहता है तो मतलब इस कंपनी में जाना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है, जब तक कि उनका बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा ठीक ठाक ना हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। हाँ नॉलेज देखिए पर्पस के लिए अच्छा होता है कि हम लोग जब स्टार्टअप करें तो हम लोग को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मतलब स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं या स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, या मतलब आप जिनको स्टार्टअप के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है उनको भी आप भेज सकते हैं। कंपनी कैसे रन होती है, क्या चीजें कंपनी में होता है, इसमें नेम कैसे रखाता है। तो आपको देखिए ये चीज अगर आप अभी से पढ़ते रहिएगा तो आप लोग को मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, प्राइवेट और अब पब्लिक पे आ गया वीडियो, आने वाला टाइम में एलएलपी भी आ जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझें और मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।